जय हिंद दोस्तों। ये जो हमने एसएससी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करने वाली, उसमें आज हमारा 2 मार्च 2019 को जो पेपर हुआ था प्रथम पाली में, उसको सोल्व करेंगे। इसका जीएस वाला पार्ट सोल्व करेंगे। दोस्तों हमने काफ़ी सारे पेपर सोल्व कर लिए हैं। एसएससी सीजीएल के भी हैं, मोस्टली एसएससी के हैं भी, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी के भी प्रीवियस ईयर पेपर को हमने सोल्व कर लिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी एसएससी जीडी का और एसएससी सीजीएल का पेपर होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से जीएस के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। काफ़ी एग्जामों में अभी मिले हैं, रिसेंटली देकर आए हैं। जो बच्चे बताते हैं सर आपके प्रीवियस ईयर में से पेपर मिले हैं सर, आप जो टेस्ट सीरीज सोल्व कराते हैं। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे ग्रुप चैनल पे, आप जाके वहाँ से कंटिन्यू कर ले। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखते हैं चलो इसका जीएस वाला पार्ट, क्या इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार हम उस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। देखो जी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो क्वेश्चन है जीएस का, इसमें कहा खाली स्थान वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। मतलब देखो, एक तो दर होती है जिसमें वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं, और एक दर होती है जिसमें आरबीआई उधार लेता है। तो इसमें कौन सी दर पूछा है? खाली स्थान वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। देखो, यदि भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले रहे हैं तब तो होता है रेपो रेट, ठीक है ना, इसको रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन यदि आरबीआई उधार ले, देखो काफ़ी समय ऐसा होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आरबीआई को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वाणिज्यिक बैंकों से, अन्य बैंकों से उधार लेता है, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। और ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक नीति जिसको आरबीआई गवर्न करता है, वो उसके ये मेन पिलर है दोनों दोस्तों, ठीक है ना। एक होता है मार्केट रेट और एक होता है आपका जो ये विनिमय दर है। इनको आप गूगल करके देख लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर रेपो रेट है। अगला क्वेश्चन, असम के अहोम, देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सरायघाट की लड़ाई दोस्तों, जो ये सरायघाट की जो लड़ाई है, अहोम जनजाति और मुगलों के बीच में हुई थी। ये लड़ाई 1671 ईस्वी को लड़ी गई थी। 1671 ईस्वी को ये लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध में आपको एक बात ध्यान रखना है। देखो, जैसे ये सरायघाट का जो युद्ध है, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसके लिए लिख लेंगे, मैं आपको बता दूं। आप प्लीज़ दोस्तों लिखा करिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। आप थोड़ा सा लिखा करिए। ये जो सरायघाट है, ये गुवाहाटी में एक जगह है, गुवाहाटी कुछ क्या लिखा है, गुवाहाटी, ठीक है, असम। दोस्तों प्लीज़ आप लिखा करिए, क्योंकि मैं इतना स्पेस नहीं है कि मैं लिख पाऊँ। गुवाहाटी असम, और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में ये जगह है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो किनारा है वहाँ ये जगह है, ठीक है। इसमें जो मुगल हैं, मुगलों की हार हुई थी, ये जरूर लिख लेना कि इस युद्ध में मुगलों की हार हुई थी और अहोम जो है उनकी क्या हुई थी? जीत हुई थी। अच्छा, कछवाहा राजा और आपका राजा राम सिंह, इन दोनों ने मुगलों की सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इनकी हार हुई थी और मनोवैज्ञानिक तरीके से रणनीति बनाई। अहोम जनजाति ने रणनीति बना के और मनोवैज्ञानिक तरीके से जीत हासिल की थी, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से मुगलों को हराया था। ये भी आ सकता है। यहाँ तो केवल ये पूछा गया किस सन में हुई थी। अब आगे ये भी तो पूछ सकता है एसएससी कि किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी, क्योंकि मुगल ऐसे हैं कि जिन्होंने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मुगल्स का जो बाबर है, मुगलों का जो संस्थापक है मुगल साम्राज्य का, वो तो केवल दिल्ली को देखने के लिए यहाँ आया था, वो बस गया। 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, भारत आज़ाद होने तक शासन किया। अंतिम मुगल बादशाह जो है वो आप समझ सकते हैं कि बहादुर शाह, ठीक है ना। तो
आप इस चीज़ को थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। ये जगह सरायघाट जो ब्रह्मपुत्र घाटी की घाटी में है और गुवाहाटी असम में है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान के कारण खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी क्यों होती है? खसरा हमेशा वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण, ठीक है ना। खसरा जो है, कवक पता क्या होता है? कवक सहवाल आपने सुना होगा, जो डबल रोटी उसमें फुई फुई सी नहीं लग जाती, उसको कवक बोलते हैं। अमीबा पैरामीशियन एक जीव होता है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, एक कोशिकीय जीव। और बैक्टीरिया जैसे दूध से दही बनना, ये जो जीवाणु होते हैं इनको बैक्टीरिया बोलते हैं। अच्छा, आपका वायरस के कारण ये खसरा की बीमारी होती है। दोस्तों देखो मैं बताऊं, जैसे खसरा है, खसरा में शरीर के ऊपर लाल लाल दाने हो जाते हैं। गांव में इसे माता, छोटी माता, बड़ी माता के नाम से भी ऐसे जाना जाता है। तो ये वायरस के कारण होती है। इस वायरस का नाम मैं लिखा दूँ आपको, मोरबिली आप बोल सकते हो। ये नाम इस वायरस के कारण होती है, ठीक है ना, आप लिख लेना। ऐसा भी तो आ सकता है कि खसरा बीमारी किस वायरस के कारण होती है? विषाणु वायरस इसको बोलते हैं, विषाणु वायरस, मोरबिली विषाणु वायरस, ठीक है ना। आप थोड़ा सा लिख ले, मैं काफ़ी आराम से करा रहा हूँ दोस्तों, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इधर आकर्षित करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 92 वर्ष तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? देखो 92 वर्षों तक ये अलग रहा था। स्टार्टिंग में रेल बजट और आपका जो वित्तीय बजट जो आता है, ये दोनों अलग अलग आते थे। फिर कुछ समय के लिए एक आने से हुए, फिर से अलग आने शुरू हो गए। तो साल ये बता किस वर्ष केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो 2017-18 ये वर्ष है, ठीक है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन ऐसे, इसमें एक बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार रेल बजट पेश करने वाले कौन से रेल मंत्री थे? वे थे आपके जॉन मथाई। जॉन मथाई ने पहला रेल बजट पेश किया था, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना है कि जो एक जगजीवन राम आपने सुना होगा, लिख लेना आप, जगजीवन राम ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कंटिन्यू 7 से ज़्यादा बार, मतलब सबसे ज़्यादा बार रेल बजट पेश किया है, ठीक है। तो 2017-18 में, यानी 2016 में बिल पेश किया गया मंत्रिमंडल में, और रेल बजट को और आम बजट को, केंद्रीय बजट को, दोनों को एक कर दिया गया। लेकिन फिर से इनको अलग कर दिया गया है। और अभी शायद 2021 में या 22 में, शायद 2022 की बात है, जब पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं। इन पर थोड़ा फोकस करेंगे आप। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, असम में पारंपरिक घरों को सिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? जो पारंपरिक घर हैं असम में, उन्हें सिल्ट के ऊपर क्यों बनाया जाता है? देखो, असम एक ऐसा, जब मतलब जैसे वन्य जीव ज़्यादा रहते हैं, खतरनाक जीवों का खतरा ज़्यादा है, तो और बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो इस वजह से उन्हें जो पारंपरिक घर हैं उनको सिल्ट पर बनाया जाता है, बाढ़ और वन्य जीवों खतरे के कारण। भारी सूखा और खतरा है, भारी सूखा तो वहाँ पड़ता ही नहीं है। अस्वस्थकर परिस्थितियों का खतरा और संदूषण का खतरा नहीं, ये सब नहीं है। पहला इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजबाड़ी के जो अखंड खंडहर हैं वो किस राज्य में? वो है आपके नागालैंड में, ठीक है दोस्तों, नागालैंड में है ये। इसमें क्या हुआ था, जैसे ये क्या नाम आपका, एक जो कचारी राजबाड़ी कचारी राजबाड़ी भी इसको बोलते हैं। मैं दूँ आपको, देखो जो अहोम राजा है, अहोम राजा ने परित्याग कर दिया था, 18वीं शताब्दी की ये बात है। और जब से वो खंडर के रूप में पड़ा है कि विरासत है, ये एक विरासत है और ये नागालैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में कहा है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? यानी भारत जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। मूल संविधान में मूल प्रस्तावना में क्या क्या था, बाद में क्या जोड़ा गया,
इन सब चीज़ों में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा वहाँ फोकस करके पढ़ें। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है 8 अनुसूचियाँ। और प्रेजेंट टाइम में यदि बात की जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं और 400 से ज़्यादा ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? चाय के बागान के लिए गर्म और नम जलवायु की ज़रूरत होती है। चाय के जो बागान है वहाँ गर्म और नम जलवायु की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये असम में चाय के बागान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो गर्म और नम जलवायु की। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा इन्होंने कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? जो गैंडे के सींग में और मानव के बाल में मौजूद प्रोटीन है उसका नाम है केराटिन। केराटिन, ठीक है ना। और केराटिन नामक प्रोटीन जो है ये मतलब गैंडे के सींग में भी यही है और मानव के बाल में भी यही है। ठीक है ना। तो आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि मेलेनिन कहाँ से प्राप्त होता है और एमिनो एसिड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर लेना है। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइटिक ये क्या है, ये भी थोड़ा सा करना आपको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? यानी प्लेयर ऑफ द मैच सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी ने जीते? वो है जैक्स कैलिस। ठीक है ना। कभी सचिन तेंदुलकर लगा दो आप इसे। और मैंने आपको एक बात बताया था इसमें कि मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कहाँ से पूछता है? खेल से। तो आप खेल को एक थोड़ा सा कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन खेल से पूछे जा रहे हैं हर बार, तो आप थोड़ा सा पढ़ें उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, मार्शल आर्ट थांगटा यूपीएससी में भी पूछा गया है, लिख लेना इस पर, यूपीएससी ने पूछा गया। किस भारतीय राज्य से सबसे संबंधित है मार्शल आर्ट थांगटा जो है वो ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर। अच्छा, जैसे मान लिया थांगटा है, थांगटा में आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊँ जो कभी भूल ना पाओ, ये एक लोक नृत्य है। और जैसे युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये इसका यूज किया जाता था। थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला, तलवार भाला, समझ गए। तो युद्ध से रिलेटेड है। और ये मणिपुर का लोक नृत्य है। और मणिपुर का लोक नृत्य दूसरा भी है, वो आप सर्च करके याद कर लेना, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से? मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ये जो आर्ट है ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ये भी एक वो उसी प्रकार युद्ध से बचाव की प्रणाली है, प्रशिक्षण की प्रणाली है। ऐसे ही आपकी थांगटा है, वो भी युद्ध से बचाव की प्रणाली है और प्रशिक्षण की प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है आपका इथेनॉल। देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखेंगे आप लोग, किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? लवणीकरण, अनुमापन, किण्वन और संयोजन। ये किण्वन के द्वारा किया जाता है। जो इथेनॉल का उत्पादन है वो किण्वन के द्वारा किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है ये एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, विशेष प्रकार से आप ध्यान रख लेंगे। और ये मतलब जो जटिल यौगिक हैं उनको सरल यौगिकों में विभाजित करने की, तोड़ने की एक प्रक्रिया है। आप तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आप। इस क्वेश्चन में आपका है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। ये आपका मध्य प्रदेश।
भगोरिया हाट उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की ये पुस्तक है, ठीक है। मोहसिन हामिद की एक पुस्तक है, एक दो पुस्तक याद कर लो, रस्किन बॉन्ड और सादत हसन मंटो की, इनकी हमको याद कर लेना चाहिए। मैंने कई बार बताया एक पुस्तक पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व तो हैं उनकी आप एक एक पुस्तक याद करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 41, क्वेश्चन नंबर 41, हाँ देखो, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया? ये देखो, ये जो अधिनियम है आपको लगता है जैसे नया हो, लेकिन ये 1994 का अधिनियम है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार PNDT को जो तकनीक है इसको इन्होंने जो मतलब भ्रूण हत्या ना किया जा सके इस पे रोक लगाई। ये अब सरकार इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा सख्त हो गई थी रिसेंटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? क्यों ढकी हैं पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें? क्योंकि वहाँ अधिक वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे केरल है, आपका केरल घाट है, ठीक है ना। केरल घाट जो है ना, ये यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण इसका पश्चिमी हिस्सा जो है वो मतलब घने जंगलों से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो आप, यहाँ इस प्रकार से शायद ये क्वेश्चन है, ये रहा। देखो इसमें क्या है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? मैंने कल परसों भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था हमारा टेस्ट सीरीज में, जो अब मैंने बताया था आपको, जो पहले हमने टेस्ट सीरीज की थी उसमें भी आया था कि कहाँ से क्या लिया गया। मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि जो UK है, यूनाइटेड किंगडम से एकल नागरिकता को लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, और मैंने कहा था कि आपको कमेंट करना है रूस से क्या लिया गया है, आयरलैंड से DPSP लिए गए हैं, मैंने ये भी बताया था, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इन्हें कवर करें, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जैसे बल्ब है जिसको आप 0 वाट का बल्ब बोलते हो, 100 वाट का बल्ब आता है, 200 वाट का बल्ब आता है। अब तो ये LED बल्ब आने शुरू हो गए, पहले आते थे वे, उनमें बोला है कि किस धातु का बना होता है? टंगिस्टन धातु होता है, उसका बना होता है। मैंने टंगिस्टन के नाम से एक पीछे लास्ट प्रीवियस में कोई क्वेश्चन था, तब भी मैंने आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान करेंगे। इधर आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात है। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया जो नृत्य है वो बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से विदेशिया जो नृत्य है। इसके जो रचयिता है, ये विदेशिया जो नृत्य है ये एक आपका नाटक रचना है, और इसकी रचना किसने की थी? भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। ये वहाँ का ग्रामीण लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर, देखो ध्यान से देखेंगे, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर आगम सूत्र है। ये UPSSC का जो पैट हुआ था, UPSSC का फॉरेस्ट गार्ड वाला जो पैट, नहीं दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में, और मैं इसी पे चैनल पे ये फॉरेस्ट गार्ड की जो टेस्ट सीरीज उसमें है ये कि कल्पसूत्र और आपका आगम सूत्र। इन्होंने कहा था कि जो बौद्ध धर्म है और जैन ग्रंथ हैं उनमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। कितने महाजनपदों का वर्णन किया गया? तो वहाँ भी मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगम सूत्र इसका आंसर है, ठीक है ना। और बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। ये आप इसे विशेष ध्यान रखें, कभी कोई सा भारत ही लगा के आवे,
दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत और पाकिस्तान द्वारा, देखो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, 48 ये रहा। भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे जिन्होंने भारत रत्न भी पाया है और निशान ए पाकिस्तान भी पाया है? मोरारजी देसाई, ये एक ऐसे नेता थे, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? लौह पुरुष, सुना आपने लौह पुरुष, जो आपका पूरे अखंड भारत को भारत बनाने वाले लौह पुरुष हैं ये, उस टाइम के सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर वो इन्हीं की है, ठीक है ना। 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, लोग बाग उसे भूल गए होंगे ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह थी, यानी इसमें 4 बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं समाई हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? दक्षिण एशिया की सभ्यता भी रिलेटेड है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं, यानी कुछ मेल खाता है, और मिस्र सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं से वो जुड़ी हुई थी, लेकिन जो रशियन सभ्यता है वो कहीं मेल नहीं खाती थी उसमें। और चौथी सभ्यता की यदि बात की जाए, ये दक्षिणी एशिया के उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कराई थी, एक स्थल की खुदाई कराकर तब जाके यहाँ मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है जो, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? सामूहिक बाजार, ये एक अधिनियम पारित करके सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम पारित किया था, और इस नियम को पारित करके सेबी की स्थापना की थी, सेबी। और सेबी जो है प्रतिभूति धारक जो है उनकी रक्षा करता है, ये आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड एक संस्था है, ठीक है ना। तो आप इसका विशेष ध्यान दें, और इसके बारे में थोड़ा सा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हमें मोस्टली गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए। सेबी को बहुत अच्छे से पढ़ लो, कब स्थापना हुई, क्या काम है, क्या करता है, वो सब चीज़ यहाँ से क्वेश्चन किसी न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछता है। आज के लिए इतने काफ़ी है, तब तक दोस्तों से शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।